जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आपके लिए एमपी में जो वर्ग 3 की अभी वैकेंसी निकली है, न्यू वैकेंसीज निकली हैं, उसके लिए हिंदी की क्लासेस आज से हमने स्टार्ट कर दी हैं। और आज हमारी पहली हिंदी की पहली क्लास है, जिसमें हम आपको पूरा थ्योरिकल पढ़ाएंगे और देन इसके बाद हम जो टॉपिक का आपको थ्योरी पढ़ाएंगे उसी टॉपिक की जब पूरी क्लासेस हो जाएंगी तो हम उसी टॉपिक के फिर टेस्ट ले लिया करेंगे आपके MCQ फॉर्म में, जिससे आपको सारा जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारी पहली क्लास है एमपी टेट के लिए प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो 2024 अभी न्यू जो 1 तारीख से फॉर्म डलेंगे अक्टूबर से, उसके लिए ये क्लासेस हैं। और ये वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए होगी, क्योंकि हमने हिंदी का पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक को थ्योरी में भी पढ़ाएंगे। और अगर आपको इस क्लास की PDF हमारी चाहिए रहेगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से हम रोज़ की जो क्लास पढ़ाएंगे उसकी आपको PDF दे दिया करेंगे। और ये क्लासेस जो हैं पूरा वर्ग 3 जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी है वर्ग 3 की एमपी टेट की, उसके लिए ही है। तो जितने भी लोग वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी लोगों से हम एक अनुरोध करेंगे कि ये क्लास को देखें और आप अपनी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये क्लास जो रहेगी हम पूरा कंप्लीटली आपको पूरा कोर्स कराएंगे। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरा YouTube पे चलेगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आप क्लास को हम स्टार्ट करें। आज की क्लास पहली क्लास है हमारी आज की इस एमपी टेट के लिए। इससे पहले हमने MPPSC की क्लासेस ले रखी हैं, जिसको भी अगर MPPSC की क्लास है तो वो रोज़ चलती है, MPGK की तो रोज़ चलती है, वो चलती रहेगी। ये हम एक एडिशनल क्लास लेकर आए हैं, जो कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। और बहुत जल्दी हम ये वर्ग 3 के लिए मैथ की क्लास भी लेकर आएंगे और ये बहुत जल्दी चालू होने वाली है आपकी मैथ की क्लास। तो उसमें भी हम आपको पूरा मैथ करवाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप इन्हीं सभी क्लास को देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप क्लास को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग जो एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी, जो आपके दोस्त परिचित जो भी हैं, उन सभी को आप इन क्लासों को शेयर कीजिए। और कोई भी आपका जो एजुकेशनल ग्रुप है उन सब में आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी जो भी दोस्त वगैरह हमारे ये एग्ज़ाम देंगे, सभी लोग अपनी नोटबुक पेन को अपने पास रखिए और बढ़िया से आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमारी PDF तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अपने हाथ से भी नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर हम कुछ एडिशनल कुछ बोलते हैं तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। तो आप लोग सभी हम लोगों को सपोर्ट करें कि हम आपके लिए पूरी ये जो कोर्स है पूरा कंप्लीट करवा सके आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए तो हमारी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पूरा हिंदी का बताएंगे और आज का हम टॉपिक हिंदी में सबसे पहले लेके आए हैं व्याकरण। और व्याकरण में भी हम उसका परिचय देंगे, उसमें स्वर व्यंजन सारे जो भी वर्ण ध्वनि अक्षर सबके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, सबकी परिभाषाएं आपको लिखवाएंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक हमारा है व्याकरण। चलिए सबसे पहले हम व्याकरण को ही देख लेते हैं। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। मतलब कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा
एक विज्ञान है, शास्त्र है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हम भाषा है तो उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और बोलना सीखा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये व्याकरण जो है, व्याकरण का जो हिंदी की व्याकरण है वो किसने दी थी, तो वो कामता प्रसाद गुरुजी ने 1921 में हिंदी की व्याकरण दी। ठीक है, इसमें हम आपको लिखवा देते हैं, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में। तो जो हिंदी की व्याकरण जो है, हिंदी की व्याकरण, ठीक है, हिंदी की व्याकरण जो है किसने दी है, तो कामता प्रसाद गुरुजी ने। किसने? कामता, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी की व्याकरण को दिया है, उन्होंने उसकी व्याकरण को समझाया है। और ये उनकी मतलब कि लिख सकते हैं हम कि हिंदी की व्याकरण किसने दी है, तो कामता प्रसाद गुरुजी ने 1921 में इसको दिया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग देखते हैं। तो व्याकरण के वैसे अंग कितने होते हैं? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन अगर ये जो वैसे तो मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही होती है, किंतु क्या होता कहीं कहीं पर पद विचार को भी शब्द और वाक्य विचार के बीच की कड़ी मानकर 4 अंग माने हैं। तो मतलब कि वैसे मुख्यतः कितनी होती है, तो मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है। वैसे ये कितनी है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि पद विचार को भी एक और अंग मान लेते हैं, क्योंकि पद विचार जो है वो क्या है, शब्द और वाक्य विचार के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से बता देते हैं हमने अभी क्या पढ़ा। अगर कोई न्यू जुड़ा है तो हम बता देते हैं। हमने व्याकरण पढ़ा। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होती है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। और हिंदी की जो व्याकरण किसने दी है, तो वो है कामता प्रसाद गुरुजी ने। और कब दी थी? तो 1921 में दी थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं मुख्यतः, जो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन इनके अलावा भी एक और अंग होता है जिसका नाम क्या है? पद विचार। ठीक है, चल नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हम। इतना आई होप आपको समझ आया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। फिर उसके बाद आता है सबसे पहले ध्वनि या अक्षर। क्या? ध्वनि या अक्षर। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह जिसे सांस के एक झटके में उच्चारित किया जाता है। ये गलत लिखा है, ठीक है, उच्चारित किया जा सकता है, वो अक्षर कहलाता है। अक्षर क्या होता है कि जैसे ध्वनि हम मुख से निकली आवाज़ भी बोल सकते हैं, और बोलने जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, ये क्या है? ध्वनि है, ये अक्षर हैं। लेकिन मैं ये जो अक्षर जो बोल रही हूँ अगर उसको लिख देती हूँ तो ये किस में आ जाएंगे? वर्ण में आ जाएंगे। तो जो अक्षर क्या होते हैं कि जो हम ध्वनि या फिर ध्वनियों का ऐसा समूह बोलते हैं जिसे एक झटके से, सांस के एक झटके से उच्चारित कर दिया जाए, उसे हम अक्षर कहते हैं। अगर हम बोला जाए तो जो वर्ण अंत तक नष्ट ना हो सके वो अक्षर कहलाते हैं, जिनका क्षय ना हो वो अक्षर, है ना। तो जो वर्ण अंत तक नष्ट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, अक्षर या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। तो पहला पॉइंट आपका यही जाएगा। ठीक है, आपका MCQ पहला यहीं से बन जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी वाली पूछेगा? मौखिक इकाई कौन सी है? तो मौखिक इकाई होती है अक्षर या फिर ध्वनि। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होती है? अक्षर या फिर ध्वनि, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक,
अगर अक्षर ये इसमें क्या पूछा गया है, मौखिक इकाई पूछा गया। आप इसको भी ध्यान रखें कि अक्षर जो है या फिर ध्वनि जो है वो मौखिक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है, तो देखिए वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि ऐसा वर्ण, जैसे मैंने लिखा रा, ठीक है, रा, अब इसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ये रा जो है ये पूरा रा नहीं है ना, रा नहीं है, र इसको स्लो बोलेंगे ना, र ऐसे। और ये जो रा है इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, आधा रा और फिर आ, है ना, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ सकते हैं, तो ये वर्ण नहीं है। जबकि ये जो लिखा है ये क्या है, ये वर्ण है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ये जो लिखा है मैंने, ये वाला रा, ये जो रा लिखा है ये क्या है, वर्ण है। जबकि ये जो रा है इसको हमने तोड़ दिया है, तो ये क्या है, वर्ण नहीं है, ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या नहीं कर सकते हम, इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इनके जैसे कि हम आपको बोल दें कि मनुष्य के मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है, इन्हीं ध्वनि का लिखित रूप हम क्या कह देते हैं कि ये वर्ण है। मतलब कि मनुष्य जो बोलता है वो क्या आ जाता है, ध्वनि या फिर अक्षर आ जाता है। हमने अभी पीछे पढ़ लिया है। अब उसी ध्वनि को अगर आप लिख देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, वर्ण कहलाने लगता है। और हिंदी के जो वर्ण हैं वो देवनागरी लिपि में है। तो हम इसके भी लिख देते हैं कि जो हिंदी के वर्ण होते हैं वो किस लिपि में जाते हैं, तो हिंदी के वर्ण जो हैं देवनागरी लिपि में है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो किस लिपि में आते हैं, देवनागरी लिपि में आते हैं। और ये ध्वनि का लिखित रूप मतलब चिन्ह होता है जो कि वर्ण कहलाता है, ठीक है। इसका विभाजन संभव नहीं होता है और लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्णों का उपयोग कहाँ किया जाता है, लिखने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं कि वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अब देखिए अगर वो बोले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो मौखिक इकाई हमारी क्या थी, अक्षर थी, ध्वनि थी। क्या थी, अक्षर थी और ध्वनि थी। मौखिक इकाई क्या थी, अक्षर या ध्वनि थी। वहीं पर अगर पूछे कि लिखित सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो वर्ण हो जाएगी। सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। आपके पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अभी हम आपको दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए 1 सेकेंड। अभी हमने जो पढ़ा है हम पहले उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चल 1 सेकेंड रुकिए। हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ताकि आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, अक्षर।
या फिर ध्वनि। वहीं पर अगर हम बोले कि लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, तो लिखित इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। तो आप इन दो क्वेश्चंस को याद रखें, ठीक है, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अक्षर या ध्वनि और लिखित इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर देखिए कि उदाहरण के लिए क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे कि हमें रजत लिखना है। अब रजत वर्ण को तोड़ा नहीं, मतलब कि वर्ण ऐसे होते हैं जो तोड़े नहीं जाते। तो ये जैसे ये लिखा है, ये क्या है, एक वर्ण है, ये वर्ण है, ये है, ये है, ये है, और ये सारे वर्ण जो आपस में मिले तो उन्होंने एक क्या बना लिया, नाम बना लिया, वाक्य बना लिया, या फिर पूरा शब्द बना लिया, है ना। ये वर्ण जो मिल गए तो ये क्या बन गए, शब्द बन गया रजत, है ना। तो ये सारे क्या थे, वर्ण थे, और उन्होंने एक सारे वर्ण ने मिलकर एक शब्द बना लिया, ठीक है। चल देखते हैं अगला। अच्छा, ध्वनि से हम देखें तो क्या बन जाएगा, तो ध्वनि से क्या बनता है, तो ध्वनि से बनेगा वर्ण, और वर्ण से बनेगा क्या, शब्द, ठीक है। शब्द, और शब्द से क्या बन जाएगा, वाक्य। तो इतने को आप ये भी याद रखें, ध्वनि से मिलकर वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब आ जाती है वर्णमाला। वर्णमाला आपने देखी होगी, का खा खा गा 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 इंगा, ये सारी क्या है, वर्णमाला होती है। और वर्णमाला में हमारे कितने हैं, पूरे 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और ये इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है वर्णमाला को भी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। सबसे पहले वर्णमाला किसको कहते हैं, कि वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का एक, मतलब वर्ण यहाँ पर क्या है, मोती है, और उसको प्रो के रखने वाली जो माला है, मतलब वर्णों को प्रो कर रखने वाली जो माला है, उसी को वर्णमाला कहा जाता है। ये एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, जिसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार से सारे वर्ण होते हैं, और उसी वर्णों की माला को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, तो छोटे आ से स्टार्ट होती है। किससे होती है, छोटे आ से शुरू होती है। और ये जो छोटा आ है वो ईश्वर प्रदत्त वर्ण है। कौन सा है, ईश्वर, मतलब इसको तो जिसको बोलना भी नहीं आता है वो भी आ बोल सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रदत्त वर्ण बोला जाता है। किसको, आ को। तो आप इसको याद रखें, क्वेश्चन अगर बने कि ईश्वर प्रदत्त वर्ण कौन सा है, तो वो कौन सा है, आ है, ठीक है। ईश्वर प्रदत्त वर्ण कौन सा होता है, आ होता है। और वहीं पर अगर देखें कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा माना जाएगा, तो हा माना जाएगा। कौन सा, हा वर्ण जो है वो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्णों की जो निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, जो कि एक माला के रूप में मतलब कि प्रो कर रखी जाती है, और उसी को, उस माला को ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला जो है हमारी आ से शुरू होती है, और आ, एक छोटा आ जो है वो ईश्वर प्रदत्त वर्ण माना गया है। वहीं पर हा जो बोला जाता है, ये वर्णमाला का अंतिम वर्ण होता है, ठीक है। देखिए, वर्णों के प्रकार देखें तो वर्ण के प्रकार जो है मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्णों के प्रकार है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। मतलब कि जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। किससे मिलकर बनती है, स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं वर्णमाला के, ठीक है। अब देखते हैं हम, थोड़ा सा हमने इसका एक ये बताया है, आप देखें इसको थोड़ा।
देखिए वर्णमाला जो है, वर्णमाला को दो प्रकार से बांटा गया है। एक कौन सा, स्वर, और एक बांटा गया है किसमें, व्यंजन में। किसमें बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में इसको बांटा गया है। स्वर में अच्छा, स्वर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक बांटा है ह्रस्व और एक दीर्घ। इसके अलावा स्वर को एक और प्लुत में भी बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, प्लुत वर्ण में भी, मतलब कि प्लुत स्वर में भी बांटा गया है। ठीक है, इसमें चार्ट में दे नहीं रखा है, लेकिन आप इसको याद रखें। तो वर्णमाला क्या है, दो भागों में बनी हुई है, बटी हुई है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ, और एक और कौन सा जाएगा, प्लुत आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, प्लुत वर्ण आ जाएगा। ठीक है ना, प्लुत स्वर आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, ह्रस्व स्वर कौन से आ जाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और वहीं पर दीर्घ स्वर में कौन आ जाएगा, तो ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आ रहे हैं, 4 वर्ण आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 वर्ण आ रहे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, वहीं पर दीर्घ वर्ण जो है, दीर्घ वर्ण में कितने दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आएंगे, तो 7 वर्ण आएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, है ना। तो ये किस में आए जाएंगे हमारे, तो बड़े दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। वहीं पे अगर प्लुत्स देखें तो प्लुत्स मीन्स होता है कि किसी एक वर्ण को अधिक समय तक, एक स्वर को अधिक समय तक मतलब बोलने में आपका अधिक समय लग रहा है, तो उसको प्लुत्स स्वर में गिना जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ओम या फिर राम, तो राम में रा ज़्यादा खिंच रहा है ना, तो ये जो राम बोला है ना, तो रा ज़्यादा खिंच रहा है, ये रा जो है वो क्या आ जाएगा, प्लुत स्वर में आ जाएगा। इसको आप याद रखिए। तो अभी हम वर्णों को ही देख लेते हैं कि वर्णों को कितने भागों में वर्ण को 2 भागों में, है ना, वर्णमाला को 2 भागों में, स्वर और व्यंजन में। स्वर में कौन आ जाएगा, ह्रस्व और दीर्घ, मतलब स्वर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ह्रस्व और स्वर। ह्रस्व में कितने, 4 वर्ण आते हैं, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आता है, री आता है। वहीं पर अगर दीर्घ में देखें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, आई, ओ, औ, ये आते हैं। तो 4 और 7 कितने हो गए, 11 वर्ण यही हो गए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये स्वर खत्म। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कितने, 5 भागों में बांटा गया व्यंजन को। जबकि स्वर को कितने भागों में बांटा गया था, तो स्वर को हमने कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। वहीं व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। ठीक है, अच्छा देखते हैं स्पर्श में कौन से आ जाते हैं, तो स्पर्श में 27 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं स्पर्श में, 27 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, का, ख, ग, घ, या, चा, छ, झ, झ, और टा ठा वाली लाइन, फिर ता था वाली लाइन, और फिर पाप वा वाली लाइन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 25। तो 25 वर्ण तो कौन से हो गए हैं, जो का वर्ग से आ रहे हैं, चा वर्ग से, टा वर्ग से, ता वर्ग से और पा वर्ग से। इसके अलावा 2 जो है वो सड़क में ड़ और ड़, ये 2 जो है, ये 2 वर्ण भी इसी के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो टोटल कितने हो जाते हैं, स्पर्श में 27 वर्ण आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण बनते हैं, 27 वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब अंत्यस्थ में आते हैं। तो अंत्यस्थ में कितने हैं, अंतस्थ में य, र, ल, व, तो ये कितने आ जाते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन से, य, र, ल, व।
ठीक है, य र ल व, ये कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। हम आपको इसके पूरे बताएंगे, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, वहीं पे स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, ये सब बताएंगे। अभी हम सिर्फ चार्ट में से आपको समझा रहे हैं कि हम आगे ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ चार्ट में से आपको आधा नहीं ये नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं बताएंगे, हम इन सब की आपको परिभाषाएं भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी ये जो हमारे सामने चार्ट है, हम सिर्फ इसी को क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी डिटेल भी आपको देंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप क्लास को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई अभी न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं तो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं, अब आते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? शा, सा और शाह और हा। कौन सा? शक्कर वाला शा, षटकोण वाला शा, सरोता वाला सा और हा। ये 4 वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद आगत शब्द, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? 2। एक होता है जा और एक होता है फा। कौन सा होता है? एक जा, एक होता है फा, ठीक है। ये नुक्ता के साथ है इसलिए। फिर उसके बाद संयुक्त वर्ण में कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। एक क्षत्रिय वाला छ, एक त्रिशूल वाला त्रा, ज्ञानी वाला ज्ञा और श्रीमती या श्रीमान बोलते हैं वो श्र, है ना। तो ये 4 जो है वो कितने, इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण बोला जाता है। ये संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कितने हो जाते हैं? तो 11 तो हमारे स्वर हैं और व्यंजन कितने हो जाते हैं? 41। तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 52। तो 52 हमारे पास क्या है? पूरे वर्णमाला में वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं, ठीक है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हमारे पास 52 वर्ण हैं, ठीक है। आपके पास ये पूरा चार्ट है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको PDF दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम, देखो हमने अभी पढ़ा है कि वर्णमाला को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा चीज़ हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। चल अच्छा, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो स्वर होते हैं, वैसे तो स्वर 3 भागों में ही होते हैं। हिंदी 2 ही भाग, वर्ण जो हैं 2 भागों में होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन कहीं कहीं पर इनको 3 भागों में भी बांट दिया जाता है, जिसको अयोग बहा बोलते हैं। अयोग बहा एक अलग, जैसे अम और आहा जो होते हैं वो अयोग्य बहा में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले स्वर क्या होते हैं। तो स्वर जो हैं, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। मतलब कि स्वर जो होते हैं, स्वर वर्ण को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। जैसे व्यंजन को बोलेंगे तो हम जैसे हमने बोला वाह, क्या बोला हमने? वाह बोला। तो वाह एक क्या है? व्यंजन है। तो वाह जो है, देखो वाह में अपन जब बोलते हैं तो आखिरी में आ साउंड करता है, वाह, आ, है ना। तो ये वाह जो है वो किससे? आधा वाह और आ स्वर से मिलकर बना है। तो इसे बनाने के लिए हमें 2 वर्ण की आवश्यकता हुई, जबकि स्वर जो होता है वो किसी दूसरे वर्ण से मिलकर नहीं बना होता है। तो ये ऐसे, मतलब स्वर हम किसको बोलेंगे? जो अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बन जाए। जैसे कि आ को बनाने में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं हुई, जैसे कि ई, है ना, बड़ी ई, छोटी ई जो भी है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, कि जिनको किसी मतलब जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी
और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वह स्वर बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्वर में और भी जैसे कि जिन वर्णों के हम और भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना मतलब ना ली जाए, और हवा जो है मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती हो। जैसे कि हम आ बोलेंगे तो हमें बोलने में दिक्कत नहीं होगी, तो जो मतलब कि हमारे मुख से जो हवा है वो एक झटके में बाहर आ जाती है बिना किसी रुकावट के, तो उसको भी हम क्या मतलब हमारी परिभाषा में ऐड कर सकते हैं कि वो भी क्या हो जाते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बोले कि वायु जो है मुख्य विवर में बिना किसी अवरोध के बाहर निकल आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो बिना किसी अन्य वर्ण के उच्चारण हो जाते हैं, और दूसरा जब वायु जो है मुख्य विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, तो ऐसे वर्ण को हम स्वर बोला जाता है। ऐसे वर्णों को क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। और स्वरों में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ये लिखा भी है, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 होती है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये पूरे कितने हो जाते हैं, हमारे 11 हो जाते हैं। हम अम और अहा को नहीं गिनते, अम और अहा जो है अयोग्य वाह में आते हैं। ठीक है, अयोग वाह में आते हैं, तो हम इसको उनको नहीं काउंट करते। बस आ से लेके और औ औरत तक जो है वो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या मतलब कि स्वर के क्या क्या हैं। अगर हम देखें तो स्वर वैसे है ना कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन जो मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल को दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, दीर्घ, है ना। अच्छा, मूल स्वर जो होता है कौन से होते हैं, तो इसमें जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं उनके द्वारा स्वर कितने होते हैं, ये वाले जो स्वर हैं वो किसके द्वारा है, ये जो स्वर है वो किसके द्वारा है, कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा। किसके द्वारा, हम लिख भी सकते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक होता है कौन सा, तो संयुक्त स्वर। कौन सा होता है, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। और ये किसके द्वारा है, तो कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा। कौन कौन से, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अच्छा, मूल स्वर में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये क्या है, मूल स्वर है, ये किसी से मिलके नहीं बने हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोला जाता है। इसमें भी अगर है ना हम देखें कि एक मिनट है ना, ये ए नहीं आएगा, इसमें आएगा ऋषि। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसमें री आएगा। ठीक है, क्या आएगा, री। तो इसमें आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री और ओ, ये जो वर्ण हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे, तो ये आ जाएंगे मूल स्वर। क्या आ जाएंगे, ये मूल स्वर आ जाएंगे। ठीक है,
वन सेकेंड, ये भी नहीं है ना, मूल स्वर हैं ये। क्या है ये, मतलब कि किसी से मिलके नहीं बने हैं, ये खुद अपने आप से मतलब कि सेम वर्ण से मिलकर ही बड़े हो गए हैं। तो ये मतलब इनके लिए दो वर्णों को मिला के नहीं बनाया गया है, तो इसलिए ये क्या है, मूल स्वर है। ठीक है, ये क्या है, मूल स्वर है। उस अब इसी में देखें तो एक संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर में कैसे, जैसे कि ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, है ना, औ आ जाएगा, क्योंकि ए देखो संयुक्त है। ये ए आई जो है वो किससे बना है, ए आ और ए से मिलके बना है। किससे, आ और ए से मिलके बना है, और क्या बन गया, ये आई बन गया। तो ये देखिए दो अलग अलग वर्ण मिले हैं, ये दो अलग अलग वर्ण मिले हैं, इसलिए ये क्या आ गया, आई ऐनक का ए और आई जो है ये क्या है, एक संयुक्त स्वर है। वहीं पर अगर हम देखें छोटा आ और ओ से मिलकर क्या बना है, औ बना है, तो ये भी एक क्या है, संयुक्त। मतलब संयुक्त स्वर क्या, कि जो अलग अलग प्रकार से, मतलब कि ऐसे वर्ण या फिर ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के सहयोग से हुआ हो, है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे संयुक्त स्वर। अच्छा, मूल स्वर में अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि अगर मूल स्वर आए तो ऐसे स्वर जिनकी रचना कहीं किन्हीं अन्य स्वर से मिलकर नहीं हुई, वे मूल स्वर कहलाते हैं, है ना। कैसे, ऐसे स्वर जिनकी रचना कोई अन्य स्वरों से मिलकर नहीं होती, वो मूल स्वर कहलाते हैं। वहीं अगर संयुक्त स्वर बोले तो ऐसे स्वर जिनका निर्माण जो है दो स्वरों से के संयोग से होता है, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर या फिर संधि स्वर कहते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर या फिर संधि स्वर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर अगला देख लेते हैं कि मूल स्वर के प्रकार देखते हैं, कितने होते हैं मूल स्वर। अच्छा, ये तो किसके अकॉर्डिंग थे, कामता प्रसाद गुरुजी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो नॉर्मली स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, तो हस्ब स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं, हस्ब स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। कौन कौन से, हस्ब स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हैं। अब ये हमने जो है हमारे चार्ट में हमने ये देखा था, आपने देखा होगा, हमने अभी ये जो चार्ट पढ़ा था इसमें हमने देखे थे कि ये जो स्वर थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हस्ब और दीर्घ। अब देखिए हमने ये जो चार्ट पढ़ा था, अब हम उसकी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक बार हम आपको स्वर का फिर से बता देते हैं कि स्वर क्या होते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर मतलब कि वायु स्वर मतलब कि स्वर ऐसी मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख विवर से वायु बिना किसी अवरोध के क्या हो, बाहर निकल जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 प्रकार के स्वर बताए। कौन से बताए हैं, आ, छोटा आ से लेके और औ और तक सारे जो है वो 11 स्वर हैं। कौन से, आ ई ऊ री, ए आई ओ औ, ये क्या है, पूरे 11 स्वर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ा स्वर के प्रकार। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब कि ऐसे स्वर जिनकी रचना किन्हीं अन्य स्वरों से मिलकर नहीं होती, तो उनको मूल स्वर बोला गया। फिर संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर जो कि 2 स्वरों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, ये पूरे 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे कि मूल स्वर कितने कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊ ऊ, और
ए आई ओ औ ये जो रहते हैं संयुक्त स्वर में आते हैं। ठीक है, अब अगर नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखें तो अगर ये वाला आंसर कब लगाना है, जब वो खुद से पूछे कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको ये आंसर देना है। और नॉर्मल पूछ ले कि मूल जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको फिर 3 ही बताना पड़ेगा। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, चल नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या बोला गया है कि हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिनको मतलब कि बोलते समय हमें कम समय लग रहा हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो देखिए, छोटा आ, इसको बोलने में छोटा ई, छोटा ऊ और री, है ना, ये क्या हो जाएंगे, सारे छोटे वाले वो सारे ह्रस्व स्वर में आएंगे। जैसे कि अ, ई, उ, ये थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है। वहीं पर अगर हम बड़ा आ देखें तो आ थोड़ा बड़ा ज़्यादा टाइम, ई उसको बोलने में थोड़ा लंबा समय लग रहा है। तो ये ह्रस्व स्वर कह जाएंगे ए से जिन वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लग रहा हो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वर क्या होंगे? हिंदी व्याकरण में वे वर्ण अथवा स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या फिर अधिक समय लगता हो। अभी हमने देखा छोटा आ जो था वो कैसा था, थोड़ा कम बोलने में, मतलब इस कम टाइम लग रहा था ना, अ, ई, उ और ऋषि को। अब उसी तरीके से क्या है कि दीर्घ स्वर क्या होगा कि ए से उच्चारण, मतलब ए से वर्ण जिनको ह्रस्व, जिनका टाइम जो है ह्रस्व स्वर से ज़्यादा हो, है ना, या तो 2 गुना हो या इनसे ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अच्छा, वह दीर्घ स्वर अगर इसे सरल शब्दों में हम कहें तो जिन स्वरों या फिर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लग रहा हो उसको हम क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं दीर्घ स्वर? 7 होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो हम लिख देते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए आई ओ औ। तो 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या आ जाएंगे? हमारे दीर्घ स्वर आ जाएंगे। और दीर्घ स्वर जो रहता है ये 2 सजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसमें एक और हम पॉइंट जोड़ें तो क्या आ जाएगा? ये दीर्घ स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? 2 सजातीय स्वरों से जुड़कर बने होते हैं ना, 2 सजातीय स्वरों से जोड़कर बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सजातीय मतलब कि सेम, जैसे कि हम बता दें छोटा आ और प्लस छोटा आ मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? बड़ा आ बना लेंगे, है ना। तो ऐसा बोल रहा है वो कि 2 सजातीय स्वरों से मिलकर क्या बने होते हैं? तो ये जो है दीर्घ स्वर बने होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर किससे मिलकर बने होते हैं? तो 2 सजातीय स्वरों से मिलकर दीर्घ स्वर बने होते हैं। ठीक, अच्छा देखिए कुछ बना के भी बताया उन्होंने कि दीर्घ स्वर 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं। कैसे? जैसे कि बड़ा आ किस किस से मिलेगा? तो छोटा आ, छोटा आ। देखिए ये सेम टू सेम है, आ है, इधर भी आ है, तो दोनों आ मतलब कि ये सजातीय स्वर हैं। ये क्या है? ये सजातीय स्वर है। और ये सजातीय स्वर जब आपस में मिल गए तो क्या बना लिया उन्होंने? एक दीर्घ स्वर बना लिए। जब सजातीय स्वर मिल गए आपस में और वो क्या बना लिए उन्होंने? दीर्घ स्वर। उसी तरीके से अगर हम देखें तो बड़ी ई क्या होगी? तो छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बन जाती है। अगर बड़ा ऊ है तो किसके
छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनता है। वहीं पर अगर ए देखें तो ए क्या हो जाएगा, तो आ, छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बना लेता है, ए एड़ी वाला बनाता है। और वहीं पर अगर आई बनाना है तो आ और ए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर ओ देखते हैं तो ओ क्या हो जाएगा, आ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ बनाता है। और औ बनाना हो तो छोटा आ को ओ से मिला देते हैं। तो ये सारे किस में जाते हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं, संयुक्त स्वर में जाते हैं। ये किस में आ गए हमारे, अभी हमने देखा था तो ये क्या आ गए थे, संयुक्त स्वर थे, है ना। इसमें हमने देखा था तो ये कौन से आ गए, संयुक्त स्वर आ गए। जबकि अगर हम इनको देखें तो ये तीनों किस में आ जाते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, मूल स्वर में। किस में जाते हैं, मूल स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन कौन से शब्द मिलकर बन रहे हैं। तो आ, बड़ा आ, छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बना। बड़ी ई जो है छोटी छोटी ई से मिलकर बनती है। बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। वहीं पर अगर ए एड़ी देखें तो छोटा आ और ई से मिलकर बनता है। और ऐ आ और ए से मिलकर बनता है। और ओ ओकली का जो है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बनता है। औ औरत का आ, छोटा आ और ओ ओकली से मिलकर बना होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ये सभी के सभी जो हैं आपके, ये सभी कैसे हैं, तो ये सभी आपके स्वर हैं। और स्वर में भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मूल स्वर, इन सबको क्योंकि सेम से बने हैं तो ये मूल स्वर आ जाएगा। और ये दो अलग स्वरों से मिलकर बन रहे हैं तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्या था, तो प्लुत स्वर था। तो प्लुत स्वर में हिंदी व्याकरण के वे स्वर अथवा वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। कैसा कि प्लुत स्वर क्या हो जाएगा कि हिंदी व्याकरण में वो मतलब कि वर्ण या फिर स्वर जिनके उच्चारण में हम क्या करते हैं, दीर्घ स्वर जो रहता है, दीर्घ स्वर में टाइम लगता है। तो उससे भी ज़्यादा अगर समय लग जाता है किसी वर्ण का उच्चारण करने में तो हम उसको फिर क्या कहने लगते हैं कि वो कौन सा है, प्लुत स्वर कहते हैं उसको। अच्छा, प्लुत स्वर में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। किसमें, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे कि सरल शब्दों में अगर हम बोल दें आपसे, तो जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लग जाए, उसमें कितना था, दुगुना था, इसमें तिगुना समय लग जाए तो उसको हम प्लुत स्वर बोल देते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे राम, तो रा जो है वो बहुत ज़्यादा खिंच रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, ये रा वर्ण जो है ज़्यादा देर तक मतलब उच्चारित हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। वहीं पर ओम, या फिर किसी को बुलाते हैं तो एक वर्ण को थोड़ी देर तक, जैसे कि सावधान, है ना, तो वो साब ऐसे बोलेंगे तो वो सारे के सारे क्या आ जाएगा, वो सारे प्लुत वर्ण कहलाते हैं। कैसे, प्लुत वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या थे, प्लुत वर्ण थे। अब अगर हम देखें तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका जो ज़्यादा हो जाएगा, आपको इसका नोट डाउन भी करना है, अच्छे से याद भी करके लाना है। तो इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। एक बार हमने जो जो सारा पढ़ा है एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या था, व्याकरण का परिचय, जिसमें हम आपको क्या बता रहे थे। सबसे पहले हमने आपको बताया व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। हिंदी व्याकरण किसने दी, तो हमने बताया कामता प्रसाद गुरुजी ने 1921 में दी थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसमें देखा कि मुख्यतः तो है ना वर्ण के अंग कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और होता है पद विचार, जो कि शब्द और वाक्यों के मतलब विचार के बीच की कड़ी मान लिया जाता है। किसको, पद विचार को, ठीक है। तो ये व्याकरण के अंग थे। फिर हमने पढ़ा कि जो
ध्वनि या फिर अक्षर क्या होते हैं? तो ध्वनि या अक्षर क्या होंगे कि ध्वनि और ध्वनियों के समूह जिसे हम सांस के एक झटके से उच्चारित कर देते हैं उसको अक्षर कहा जाता है। और जो वर्ण अंत तक नष्ट नहीं होते वो अक्षर होते हैं। और अक्षर या ध्वनि की जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने और शब्द से फिर वाक्य बनते हैं। तो वर्ण क्या थे? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, हिंदी वर्ण जो लिखे हैं वो कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। कौन सी होती है? लिखित इकाई होती है। उदाहरण में अगर हम देखते हैं कि एक शब्द हमने लिखा रजत, तो उसको हम तोड़ेंगे तो जैसे कि आधा रा फिर आ, रा जो है पूरा रा और आ से मिलकर बना होता है। जा जो है वो जा और आ से मिलकर बना है। ता जो है वो त और आ से मिलकर बना है। तो ये पूरा जब बना तो ये सारे सिंगल सिंगल जो है वो सारे के सारे क्या थे? र आ ज अ त अ, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। और जब ये वर्ण मिल गए तो उन्होंने एक शब्द बना दिया। तो वर्ण की सबसे छोटी लिखित इकाई हम भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई बोले तो उसको हम क्या बोल देंगे? वर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। अच्छा, वर्णमाला हमने चार्ट देखा कि कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को भी ह्रस्व और दीर्घ में बांट दिया। ह्रस्व क्या थे? कि जिनको उच्चारित होने में कम समय लगता है और ये 4 प्रकार के थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, है ना। फिर वहीं पर दीर्घ देखा, जिनको बोलने में या उच्चारित होने में जो है ह्रस्व से अधिक समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दीर्घ स्वर बोल देते हैं। और इसमें 7 वर्ण आते हैं, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, फिर वहाँ हमने व्यंजन भी देखा। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म होते हैं, आगत होते हैं और संयुक्त होते हैं। स्पर्श कितने होते हैं? 27 होते हैं। वहीं अंतस्थ देखे हमने 4 होते हैं। ऊष्म देखे हमने 4 वर्ण होते हैं। आगत में भी 2 वर्ण हैं और संयुक्त में 4 वर्ण हैं। टोटल स्वर कितने थे? 11 थे, 11 थे। और व्यंजन कितने थे? 41 थे। तो टोटल मिला के कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम स्वर बोल देते हैं। और ये जो स्वर होते हैं उनको बोलते समय हमारे मुख से वायु बिना किसी अवरोध के ही बाहर निकल जाती है, उसको हम स्वर बोलते हैं। स्वर जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर बोले गए हैं। कौन कौन से? तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और फिर आई, ओ, औ, अम, सॉरी औ। और अम आहा जो है वो क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाए में आएंगे, है ना। तो हमने फिर ये पढ़ा था। इसके बाद हमने स्वर पढ़े के कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं अनुसार उनके, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन से? ऐसे स्वर आए थे जिनको जो है किसी भी मतलब ऐसे स्वर जिनकी रचना किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं होती है, उनको मूल स्वर बोला था। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण जो है 2 स्वरों के संयोग से हुआ था, उनको हमने संयुक्त स्वर बोला था। फिर अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो फिर 3 बोलेंगे और कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 2 बोलेंगे। फिर इनके अनुसार कितने थे? नॉर्मल 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसको बोला? तो ह्रस्व स्वर हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों का उच्चारित करने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोला, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। वहीं पर दीर्घ स्वर किसको बोला? तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित होने में थोड़ा मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ,
छोटा ऐ ये होते हैं 7 दीर्घ स्वर, और 2 सजातीय स्वरों को ही जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, बड़ा मतलब कि दीर्घ स्वर बनाते हैं। फिर हमने देखा कौन कौन से, तो बड़ा आ किससे मिलकर बन रहा है, बड़ी ई किससे, ए किससे बन रहा है, आई किससे बन रहा है ना, उसको भी हमने 2 पार्ट में यहीं पे डिवाइड करके बता दिया कि ये मूल कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे मूल स्वर में जाएंगे। वहीं पर अगर देखेंगे ए आई ओ औ, ये सारे संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर जो है जिसको दीर्घ स्वर से भी मतलब कि ज़्यादा मतलब उच्चारित होने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग जाता है, वो प्लुत स्वर हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो हम किसी एक वर्ड को ज़्यादा मतलब एक वर्ण को ज़्यादा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा खींच दे कर बोल देते हैं। तो उसको जैसे कि हम किसी का बुला रहे हैं, तो जैसे कि राम को बुला रहे हैं राम, तो रा जो है ना, ये ज़्यादा देर तक उच्चारित हुआ, तो ये क्या जाएंगे, ऐसे वर्ण प्लुत वर्ण कहलाते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज की हमारी क्लास जो है पहली क्लास है जो कि हम MP टेट के लिए ले रहे हैं। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को, और आपको इसमें हम सारा आपको हिंदी कंप्लीट करवाएंगे विथ नोट्स, और आप चाहें तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। हम रोज़ की ही PDF डाला करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से इस क्लास की PDF भी ले सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, और चाहें तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ जो रहेंगी वो आपको PDF में नहीं मिल पाती, हम लिख कर बता देते हैं, तो आपको नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। और आज हम फिर रोज़ डेली इसकी क्लास चलेगी, तो ज़रूर इस क्लास को देखिए और अपने सभी दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स जो भी इस एग्ज़ाम को देंगे उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए कि हम आगे आपकी के लिए अच्छे से अच्छी क्लासेस बनाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, जिससे कि आप अपना ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकें और आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको अच्छे पढ़ा दिया जाए और अच्छा नोट्स दे दिए जाए, तो आप वो टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी दे सकते हैं। हम देखेंगे और फिर आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे। वैसे तो हम सारे टॉपिक्स ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको अगर कुछ टॉपिक जो पहले पढ़ना है तो हम वो टॉपिक भी आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जाते समय एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप पूरी क्लास देखिए आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सारी क्लासेस आप देखिएगा, आपका ज़रूर वर्ग 3 का पेपर अच्छा जाएगा और आप उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद साथियों।